नमस्ते छात्रों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हमने हिंदी विषय से लेकर कई सारे वीडियो आपके लिए बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। बहुत सारे वीडियो आपको बहुत पसंद आए हैं, आपने उसको लाइक किया, आपसे बहुत प्रेम हमें मिला है। तो आपके लिए और भी अधिक सुंदर और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, दो लघु कथा है। इस पाठ के माध्यम से हम दो लघु कथाओं का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि लघु कथा किसे कहा जाता है। तो कहानी आपको पता ही है, हम जानते हैं कि छात्रों को कहानियां सुनना पढ़ना बहुत ही पसंद आता है और वास्तव में कहानी एक जरिया है जिसके माध्यम से कई सारी घटनाओं का ज्ञान हमें होता है। कहानी के माध्यम से हमारा केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि उससे बहुत सारी जानकारी भी हासिल होती है, एक प्रकार के संस्कार भी हमारे ऊपर आ जाते हैं, बन जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारी परंपरा रही है कि कहानी के माध्यम से हम बच्चों पर संस्कार भी डालते हैं, उनमें एक अच्छी पीढ़ी नई पीढ़ी का निर्माण करने में ये कहानियां बड़ी सक्षम साबित होती हैं। और इसी का जो लघु रूप होता है उसे लघु कथा कहा जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि लघु कथा किसे कहते हैं। तो कहानी जो होती है वो वास्तव में थोड़ी सी विस्तार में होती है, उसमें कई ज्यादा पात्र होते हैं, थोड़े से लंबे घटनाक्रम उसमें आएंगे, विस्तार से वो बनेगी। लेकिन लघु कथा होती है वह संक्षेप में होती है। लघु करते ही है छोटा संकीर्ण, तो ये कहानी संक्षेप में रहेगी, इसमें ज्यादा विस्तार नहीं होता। पात्रों की जो संख्या है वह मर्यादा में रहेगी और सबसे बड़ी बात की पात्रों की जो चरित्र है, जो चरित्र चित्रण उसमें होता है वह इस प्रकार की कहानी में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें कम शब्दों में आपको बड़ा अर्थ यहाँ पर देना होता है। तो इस प्रकार की लघु कथा, हिंदी में कई सारे लघु कथाकार प्रसिद्ध हैं और यह कहानी प्रकार जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज हम यहाँ पर इसी प्रकार की दो लघु कथाओं का अध्ययन करेंगे। तो कहानी पढ़ते समय आप जान ही जाएंगे कि लघु कथा कितनी सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कहानी छोटी है तो क्या उससे हमें अर्थ मिलेगा, क्या उससे योग्य संदेश हमें प्राप्त होगा, तो ऐसी की बात नहीं। छोटी कहानी के माध्यम से भी बड़े संदेश हमें दिए जाते हैं। तो एक कहानी है जो का समाज में जो बुराइयां होती है, जो एक प्रकार की जहां परिवर्तन की जरूरत होती है, इन विषयों को लेकर यह कहानियां लिखी जाती है और ये बड़ी सक्षम होती है। तो जो भी संदेश उसको देना है कहानी के माध्यम से, तो लेखक वह संदेश देने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे जिसका नाम है नींव। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नींव शब्द के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। नींव आपको पता है कि कोई भी इमारत जब खड़ी करनी होती है तो उस इमारत में सबसे पहले हम जमीन में जो गड्ढा बनाते हैं और उससे एक फाउंडेशन बनता है, उसी को नींव कहा जाता है, कि जिसके बलबूते पर हमारी यह बड़ी बहुमंजिला इमारत यहाँ पर खड़ी हो जाती है, कोई घर बनता है। तो घर बनने से पहले सबसे पहले उसकी नींव बड़ी मजबूत होना आवश्यक है। तो इस शीर्षक को लेकर ये जो कहानी लिखी गई है बहुत ही सुंदर कहानी है। कहानी आरंभ करने से पहले आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। लेखक का नाम है हरि जोशी, जिनका जन्म 1943 में हो गया मध्य प्रदेश खुड़िया में। और लेखक सेवानिवृत्त प्राध्यापक रहे हैं और उन्होंने कई सारी पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है। सभी प्रकार की प्रतिष्ठित पत्रकारिताओं में उनके लेखन को प्रसिद्धि मिली है, प्रकाशित हो गए हैं। उनको गोयनका सारस्वत सम्मान और वागीश्वरी सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से कई सारे सम्मानों से उनको नवाजा गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं पंखुरियां, यंत्र युग, आखाड़ों का देश, उसके पश्चात भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि। तो इस प्रकार के शीर्षक से कई प्रकार के लेख उन्होंने लिखी, कृतियां उन्होंने लिखी है। तो हरि जोशी एक सिद्धहस्त हिंदी लेखक है। यहाँ पर उनकी दो लघु कथाओं का अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहली जो लघु कथा है वो है नींव। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो तो हमें कहानी के माध्यम से पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं आपको
बता देता हूं कि लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। पहली जो लोक कथा है, लघु कथा है, उसमें जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही मिलता है और आपको यह पता भी है कि किस प्रकार के काम हमें करने चाहिए। अगर हमारा काम बुरा रहेगा तो उसके नतीजे भी हमेशा बुरे ही रहते हैं और इसीलिए हमें हमेशा सबक दिया जाता है बचपन से लेके कि वे अच्छे काम करो, अच्छे काम करोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। वास्तव में यह तो हर व्यक्ति जानते हैं कि बुरे काम का फल बुरा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ता और इसीलिए कई प्रलोभनों के कारण खास करके मनुष्य बुरे काम करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये जो विचार होते हैं हमारे दिमाग में आने वाले बुरे काम करने के बारे में, उसको सबसे पहले निकाल फेंकना बहुत जरूरी है। अगर आप वो रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो उस तरफ आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, सही ट्रैक पर आप रहेंगे। तो छात्रों को भी यह बात समझ लेना जरूरी है कि अच्छे कामों का नतीजा अच्छा होता है और इसीलिए यह बचपन से लेके शिक्षा आपके मन में रहेगी कि अच्छे काम ही हमें करने हैं, बुरे कामों के प्रति हमें बिल्कुल नजरअंदाज करना है, उस तरफ नहीं जाना है। तो आप अच्छे रास्ते पर बने रहेंगे और आपकी तरक्की भी अवश्य होगी। जैसे आपको आपके स्कूल में अध्यापक कई बार बताते कि एग्जाम में आप कॉपी न करें और जो भी आप एक दूसरे का देखकर लिखते हैं या कोई चिट्ठी अपने पास रखते, किताब रखते, उसमें देख कर लिखने की जो चीटिंग आप करते हैं बिल्कुल गलत काम होता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार के काम करने के नतीजे बहुत गलत निकलते हैं। देखिए, परीक्षा हॉल में अगर छात्र पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यही छात्र सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनमें एक प्रकार का खौफ होता है कि कहीं में मुझे कोई देख न ले और सुपरवाइजर कहीं मुझे पकड़ न ले, इस प्रकार से। और वो हड़बड़ी में जो भी लिखेगा वह हमेशा ठीक नहीं रहेगा। तो ये उससे क्या होता है कि मान लो कि एक आध एग्जाम में ये चल भी जाएगा, थोड़े से अंक आपको मिल भी जाएंगे ज्यादा, लेकिन हमेशा यह नहीं होता, उसका फल हमेशा गलत ही निकलता है। और इसीलिए अध्यापक, आपके माता पिता हमेशा आपको ये समझाते हैं कि भाई गलत काम मत करो, आप अच्छे काम करोगे तो उसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो इस बारे में हम और अधिक जानकारी तो अवश्य लेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं, कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसमें नए शब्द कौन कौन से आए हैं इनको हम सीखेंगे। कहानी के जो पात्र है इसमें, जिनका जिक्र इसमें आ गए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और अंत में इस कहानी का जो संदेश है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन एक अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त कर दिया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि एक महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसीलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे जाने को लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। न्यू कहानी में लेखक ने एक घटना का उल्लेख किया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, एक इमारत का काम चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि इमारत का जो आरंभ होता है वो होता है नींव से। सबसे पहले तो जमीन को खोदा जाता है और फिर इसमें सीमेंट, रेती आदि, स्टोन क्रश आदि का जो मिक्सचर है वो डाल के उसको मजबूत बनाया जाता है, तब जाके कई ऊंची बहुमंजिला बिल्डिंग यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार की एक बहुमंजिला इमारत की नींव डालने का काम चल रहा है। काम तो बन गया नींव से और उसके ऊपर दीवारें उठ रही हैं धीरे धीरे। और यह काम करने के लिए ये जो काम है इसका ठेका एक ठेकेदार को दिया है। ठेकेदार वो होता है जो अपने मजदूर वगैरह लगा के वह काम पूरा करेगा। ये जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और उस पर निगरानी करने के लिए, खास करके अगर कोई सरकारी काम है तो उस पर निगरानी करने के लिए अधिकारियों का एक दल भी होता है। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई ठेकेदार ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, रेती सीमेंट का मिक्सचर वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, कहीं कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा, कहीं कोई निकृष्ट दर्जे का माल तो इस्तेमाल वो नहीं कर रहा। और इसी प्रकार की देखभाल करने के लिए वह अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार का एक अधिकारी वहां पर नियुक्त किया गया था जिसका काम था कि ठेकेदार जो काम कर रहा है वो काम वो ठीक से कर रहा है या नहीं, उस काम की जांच पड़ताल करना, उसकी देखभाल करने का जिम्मा उसके ऊपर था। तो ये जो नया ठेकेदार था वह थोड़ा सा सशंकित और भयभीत सा था। भयभीत क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि नया अधिकारी किस प्रकार का है, क्योंकि कई शासकीय अधिकारी बहुत रौब जमाते हैं और कुछ गलत काम निकलवा के लिए, पैसे निकलवाने के लिए और ठेकेदारों को धमकाते, उनके बिल अदा नहीं करते, उनके पेमेंट अदा नहीं करते, उसको रोका जाता है और इसी कारण से ठेकेदार डरा हुआ है। सबसे पहले तो जो एक स्टैंडर्ड मिक्सचर होता है कंक्रीट करने का, उसमें कितना सीमेंट चाहिए और कितनी रेती चाहिए, उसमें क्या क्या मटेरियल डाला जाएगा, उसका एक प्रमाण फिक्स होता है। यहाँ पर भी जो ठेकेदार था उसने सबसे पहले एक तगारी सीमेंट, तगारी मतलब एक बड़ा सा पतीला जिसमें वह सीमेंट डालते हैं, तो उसने वो एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत, इस प्रकार का मिश्रण उसने बनाया और उससे उसने काम शुरू कर दे। जो ईंटों की जो जुड़ाई होती है उसमें रेती और सीमेंट का मिश्रण, जिसको हम कंक्रीट कहते हैं, मसाला कहते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था ईंटों की जोड़ों के बीच में डालने के लिए। यह सब एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेती, इस प्रकार का प्रमाण यहाँ पर चल रहा था। तो काम तो उसने आरंभ कर दिया और दूसरे दिन वह काम देखने के लिए वहां वो अधिकारी आ गया। अधिकारी ने जो काम देखा तो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही नाराज हो गया और इसने कहा कि इस प्रकार से बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर ये इस प्रकार का काम तुम्हें करना है तो तुम कहीं दूसरी जगह पर काम देख लो। मतलब वो जो काम था वो अधिकारी ने बिल्कुल नामंजूर कर दिया। तो ठेकेदार तो और घबरा गए कि बाप रे, साहब ने तो काम पसंद बिल्कुल नहीं किया, तो हमें इसमें और सुधार करने चाहिए। अगले दिन जब यह नया ठेकेदार वापस काम पर आ गया तो उसने उस मसाले का दर्जा सुधारने का काम कर दिया। तो उसने एक तगारी सीमेंट ले लिया और उसके बदले में 3 तगारी रेती, इस प्रकार से रेती कम कर दी। 2 तगारी उसने रेती कम कर दी और उसका मिश्रण बनाया जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बन गया। वास्तव में इतना तो नहीं होता लेकिन वो बन गया और उससे उसने ईंटों की जुड़ाई का काम आरंभ कर दिया। तो संबंधित अधिकारी फिर से वहां पर दाखिल हो गए कि काम कैसे चल रहे वो देखने के लिए। और जैसे वे आ गए उन्होंने दीवारों पर निगाह डाली और वे एकदम से गर्म हो गए, मतलब वे एकदम से भड़क गए, चिढ़ गए और उन्हें कहा
कि इस बार तो चेतावनी दी, उन्होंने चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि देखो इस काम में अगर पर्याप्त सुधार नहीं होगा तो तुम्हारा काम यहाँ पर बंद करवा दिया जाएगा। अब देखिए किसी ठेकेदार का काम इस प्रकार से बंद करवाना मतलब उस बेचारा का बहुत घाटा होता है, क्योंकि सबसे पहले उसने अपने बहुत सारे मजदूर जो सीमेंट आदि जो मटेरियल उसमें लगता है वह सब वो अपने पैसों से, बहुत सारा निधि उसमें उसका खर्च हो जाता है, वो अपने पैसों से पहले काम खड़ा करते हैं, उसके बाद में उसके पेमेंट या बिल शासन की ओर से निकलते हैं। लेकिन इसके लिए इस अधिकारी की सम्मति होना आवश्यक है। तो इस लंबी प्रोसेस में उसको लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसीलिए ठेकेदार बहुत डर गए था, अभी क्या होगा पता नहीं, अगर हमारा काम बंद कर दिया जाएगा इसका मतलब बहुत ही नुकसान होगा, और जो काम हो गया है इसके पहले अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाएगा तो उसका पेमेंट भी उसको नहीं मिलेगा, और इसीलिए ठेकेदार बेचारा बहुत ही डर गया है। अगले दिन क्या हो जाता है देखिए कि ये जो नया ठेकेदार था वो समझ नहीं पा रहा है कि अभी क्या हो रहा है। इस प्रकार से मैंने तो सबसे अच्छी क्वालिटी का ये मिश्रण बनाया, बहुत अच्छी क्वालिटी का मैं काम कर रहा हूँ, फिर भी अधिकारी खुश नहीं, क्या करना होगा। तो ये ठेकेदार नया था तो उसने एक बुजुर्ग ठेकेदार की सलाह मांगी। आपको तो पता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको काफी अनुभव होता है अपने अपने काम में, अगर उसे सलाह मशवरा किया जाएगा तो उनसे बहुत ही अच्छी सलाह मिल जाती है, क्योंकि उनके पास अनुभव होता है। तो नए ठेकेदार ने ऐसे ही किया कि इस मामले में क्या किया जाए। तो नए ठेकेदार नए थे, लेकिन अनुभवी ठेकेदार ने बिल्कुल जब ये घटना सुनी तो उसने एक ही शब्दों में कहा कि देखो इस अधिकारी को रिश्वत चाहिए। आपको तो पता है रिश्वत मतलब घूस, पैसे चाहिए, अधिक पैसे खाने के लालच में यह अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, आपके काम को खराब कह रहे हैं। जब तक इसको पैसे नहीं देंगे तब तक यह इस काम को मंजूर नहीं करेगा, अगर आप पैसे देंगे तो आप इस काम को निकृष्ट दर्जे का भी करेंगे तभी इसको मंजूरी दे देगा। इस प्रकार जब पुराने ठेकेदार से, बुजुर्ग ठेकेदार से इसने यह सुना कि इस अधिकारी को रिश्वत चाहिए, तो जो नया ठेकेदार था वो तो ईमानदार था, वो इस प्रकार से रिश्वत देना पसंद नहीं करता था। वो कहता था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, अच्छे क्वालिटी का करूंगा, तो इसमें मुझे किसी को 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, और इसी कारण से वो रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था। तो इसने ठान लिया कि इस अधिकारी को हम सबक सिखाएंगे। तो उसने क्या कर दिया, अगले दिन उस अधिकारी को बुलाया कि हाँ आप आ जाइए, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही दूसरे दिन ये खुश होकर ये अधिकारी वहां पर चला गया तो नए ठेकेदार ने उसको पैसों से भरा हुआ एक लिफाफा थाम दिया, और जैसे ही लिफाफा उसके हाथ में पड़ गया तो अधिकारी बहुत खुश हो गए, उसको लगा कि अरे भाई चलो अभी मुझे तो बहुत पैसा मिल गया। लेकिन उसी समय वहां पर उसके उच्च अधिकारी, जो उसके ऊपर जो अधिकारी होते वो वहां पर आ गए, और इस अधिकारी को उन्होंने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ पकड़ना मतलब कोई गुनाह करते समय पकड़ लेना। तो इस प्रकार से गुनाह करते हुए यह पकड़ा गया, उसके नोट पकड़े गए, यह रिश्वत का मामला बिल्कुल सामने आ गया। और इस प्रकार से नए ठेकेदार ने कल रात को ही यह शिकायत कर दी थी कि मेरे काम को मंजूर करने के लिए यह अधिकारी मुझसे पैसे की मांग कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी थे वो ईमानदार थे, यह तो बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ न कुछ अधिकारी, कोई न कोई अधिकारी ईमानदार रहेंगे तभी तो ये सारी व्यवस्था चल पाएगी। तो उन अधिकारियों ने कहा कि एक हाथ व्यक्ति के कारण, एक हाथ अधिकारी के कारण यह पूरा शासन बदनाम होता है, इन लोगों को सबक मिलना ही चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इस प्रकार का जाल बिछाया, और इस जाल में यह अधिकारी जो घूस लेने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी है वो उसमें आकर फंस गया, और इस प्रकार से पूरे काम का नतीजा उसको बुरा ही मिल गया। क्योंकि जब इस प्रकार के केसेस बनते हैं तो अक्सर उनकी नौकरियां चली जाती है और उनको जेल भी हो जाती है। यहाँ पर 2 लघु कथाओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। पहली लघु कथा न्यू का अध्ययन हमने कर लिया, अब हम देखते हैं दूसरी लघु कथा जीभ का वर्चस्व। जीभ हमारे टंग। ये कहानी भी संदेशात्मक है। इस कहानी में एक छोटा सा संदेश लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दिया गया कि यहाँ पर जीवन में घमंड ये चीज किसी काम की नहीं है। अगर आप घमंड करोगे तो आप हमेशा नीचे गिरोगे, अगर आप विनम्रता से रहोगे तो आप हमेशा ऊंचे जाओगे, ऊपर जाओगे। तो इस संदेश के साथ ये कहानी यहाँ पर प्रस्तुत की गई। सबसे पहले हम कहानी को पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात हम उसका अर्थ भी जान लेंगे। जीभ का वर्चस्व।
पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित होने करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रहे। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले अब बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले का या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। विनम्रता से कहती हूं कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की ये पंक्तियां याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो कहानी तो हमने पढ़ ली। आपको कहानी जरूर पसंद आएगी क्योंकि बहुत सुंदर कहानी है और बिल्कुल अलग कहानी है। इस कहानी के जो पात्र है वो हमारे मुंह में विराजमान हमारे 32 दांत और हमारी जिह्वा, और इन्हीं को पात्र बनाकर यह कहानी लिखी गई है। बहुत ही मजेदार लेकिन बहुत अच्छा संदेश देने वाली ये कहानी। तो आप जानते कि हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। अभी आप गिनकर देखो तो 32 वो नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बड़े बनोगे, मैच्योर बनेंगे, तब 32 वो लगभग होते हैं। वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं। और दूसरी होती है हमारी जिह्वा, वो तो एक ही होती है। दोनों के काम अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दांतों का जो काम है वो है चबाना, अन्न को चबाना, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाना, यह दांतों का काम है। और जीभ जो है वो हमारी अलग अलग स्वादों को पहचानने में और बोलचाल में हमारी सहायता करती। वैसे तो दांत भी हमारे बोलचाल में हमारी सहायता करते। कई सारे शब्दों का निर्माण, ध्वनियों का निर्माण दांतों की मदद से भी होता है, लेकिन जीभ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार दोनों में झगड़ा लग गया। दांतों को बहुत ही घमंड हो गए कि हम बहुत शक्तिशाली, हम तीक्ष्ण हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और फिर उन्होंने इस अकेली जीभ को घेर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि दांतों के एक प्रकार से किला बना हुआ है सामने से, और उसके अंदर होती हमारी जीभ। तो उन्होंने सोचा कि ये तो अकेली है और ये तो मजबूत नहीं है, ये तो बेचारे लाचार है, तो चलो क्यों नहीं इस पर हम रोक जाएं। तो कई बार क्या होता है कि मनुष्य के इस प्रकार का घमंड होता है। घमंड किन कारणों का होता है? घमंड होता है पैसों का, घमंड होता है ताकत का, घमंड होता है बुद्धि का, घमंड होता है मनुष्य के सौंदर्य का, या कि उसमें अगर कोई गुण है तो उनका भी घमंड होता है। किसी को अभिनय आता है, किसी की आवाज सुरीली होती है, कोई अच्छे वाद्य बजा सकता है, किसी में कोई कलाएं होती है। लेकिन इसके कारण क्या होता है, मनुष्य में एक प्रकार का घमंड, वो अपने को बहुत श्रेष्ठ मानने लगता है और उनसे बहुत ऊपर मानने लगता है।
लेकिन आप इस देखेंगे तो इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य एक बहुत ही छोटा जीव है, एक मामूली जीव है। तो कहा जाता है कि आप कितनी भी आसमान की ऊंचाई क्यों न छू लो, लेकिन आपके पैर हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए। इसका मतलब आप में विनम्रता होनी ही चाहिए। तो दांत जो थे वो अपनी विनम्रता भूल गए और जीभ को उन्होंने एक बार कहा कि हम 32 हैं और घनिष्ठ मित्र। यह बात तो सही है, क्योंकि दांत एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जब तक लोगों का समूह एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है तो उनमें एक प्रकार की ताकत भी आ जाती है, एकता की ताकत जिसे हम कहेंगे। ये तो होनी चाहिए, दांतों में थी, ये बात तो सही है। उन्होंने दूसरी बात कही कि हम मजबूत है, ये बात भी बिल्कुल सही है, वो मजबूत थे। लेकिन जो जीव को उन्होंने अकेला कहा और उसके साथ वो दुस्साहस करने लगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंसान या कोई भी पशु हो, जानवर हो, वो अकेला हो या झुंड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक की अपनी अपनी काबिलियत होती है। वो अकेला भी हो, जैसे कहा जाता है कि शेर अकेला हो तो भी वो किसी झुंड पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें वो कैपेसिटी, उसमें वो क्षमता है। तो जीभ की भी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन दांतों ने उसकी विशेषताओं की तरफ दुर्लक्ष्य किया और उसकी जो कमजोरी है उसी पर फोकस करते हुए उन्होंने उस पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया और उसे उन्होंने कहा कि तुम अकेली हो, चाहो तो हम तुम्हें बाहर निकलकर फेंक सकते हैं मुंह के अंदर से। इस प्रकार की बातचीत उन्होंने की। तो सबसे पहले, मतलब पहली बार जीव ने इस प्रकार के कलुषित विचार किसी से सुने थे और इसीलिए बहुत ही दुखी हो गई, नाराज हो गई। लेकिन वह विनम्रता से और हंसकर बोली कि आप लोग ऊपर से सफेद दिख रहे हो, लेकिन स्वच्छ भी हो, लेकिन अंदर से बहुत ही कपटी हो। ये बात बहुत जरूरी है कि आप ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से कपटी है, तो ये बात एकदम गलत हो सकती है। तो इसके लिए आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से आपको स्वच्छ शुद्ध रहना, मतलब आपके मन को बहुत जरूरी है। तो दांत तो चिढ़ गए इस प्रकार की बात, क्योंकि जिनमें घमंड होता है वो सत्य भी स्वीकार नहीं कर पाते। घमंड के कारण आदमी को अगर उसकी गलती दिखाई भी जाए तो वो गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, हम हमेशा सच ही होते हैं, हम हमेशा सही ही होते हैं। तो कई सारे लोगों में इस प्रकार की घमंड रहेगा, विनम्रता नहीं रहेगी, तो आप जिंदगी में कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे, खुद को सुधार नहीं पाएंगे। अगर आपको खुद को सुधारना है, अगर आपको कुछ सीखना है, तो आपको क्या करना है, खुद में विनम्रता रखो, सुनने की आदत रखो। कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा सुनता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। बहुत ज्यादा सुनो तब आप बात करो, ऐसा भी कहा जाता है। तो दांतों में एक घमंड होने के कारण सत्य स्वीकारना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए उन्होंने जीभ को ही कहा कि तुम हमें इस प्रकार की कलुषित घोषित करने वाली कौन होती हो, तुम अपनी वाचालता छोड़ दो। वाचालता मतलब जो ज्यादा बड़बड़ाता है उसको वाचालता कहा जाता है। कहा कि तुम अपनी औकात में रहो। औकात में मतलब अपनी मर्यादा में रहना, लक्ष्मण रेखा जिसे कहा जाता है उसमें, उसके बीच में रहना। क्योंकि हम अपनी औकात या अपनी जो लक्ष्मण रेखा उसको अगर नहीं पार करेंगे तो हम संकट में नहीं पड़ेंगे, ऐसा कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा क्या होती है आपको तो पता है। जैसे रामायण में जब राम और लक्ष्मण शिकार के लिए गए थे वन में, तो उन्होंने सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा बनाई थी, सुरक्षा रेखा, और उसको कहा था कि इस रेखा के बाहर तुम मत आना, अंदर तुम सुरक्षित हो, बाहर आओगे तो खतरा है। तो एक बार रावण वहां पर आ गया रूप बदल कर, और उसने सीता को आह्वान किया भिक्षा देने के लिए। सीता बाहर आ गई और रावण ने मजबूर किया कि वो उस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आ जाए, क्योंकि तब तक वो उसको भगाकर नहीं ले जा सकता था। और जब तक सीता उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गई तो रावण उनका अपहरण करके लंका में चला गया। ये कहानी आपको पता है, इसलिए लक्ष्मण रेखा उसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव ने यह विनम्रता से उनको कहा कि दूसरों को चबा जाने की जो ललक आप में है, इस प्रकार के लोग जल्दी टूटते भी हैं। और ये सही बात है, क्योंकि दांत जो है वो टूटते, जीभ कभी टूटती नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि जब बहुत बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते, बह जाते, लेकिन छोटी घास जो होती है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं टूटती। इसी प्रकार से दांतों के बारे में है। आगे उसने कहा कि तुम अवसरवादी हो। अवसरवादी मतलब जब तक अपना मतलब है तब तक साथ देना। उसने कहा कि दांत मनुष्य के साथ कब तक है, जब तक वह जवान है तब तक ये दांत उसके साथ रहते हैं, उसका काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आदमी बूढ़ा जर्जर होने लगता है तो एक एक दांत मनुष्य का
टूटकर गिरने लगता है और उसके बाद वो मनुष्य का साथ छोड़ देता है। लेकिन जीभ जो होती है वो अंतिम सांस तक मनुष्य का साथ देती है, वो अपना काम बराबर करती रहती है। तो यह बात भी बिल्कुल सच है, लेकिन यह बात भी दांतों के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो घमंड में चूर है और वो हार नहीं मान रही, क्योंकि वो शक्तिशाली है। मैंने आपको कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। और ये सही बात है कि दांतों की जड़ बहुत गहरी होती है, क्योंकि जब दांतों में कीड़ लग जाएगी, दांत खराब होने लगेगी और आप किसी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाओगे, दंत चिकित्सक, तो अगर वो दांत को निकालना है तो उसकी जड़ इतनी गहरी होती है कि बहुत दर्द करता है, आपको पता है। और इसीलिए दांत कहते हैं कि हमारी जड़ें गहरी हैं, इसलिए हम जल्दी टूटेंगे नहीं, और हम कड़े हैं, नुकीलापन हमारे अंदर है, और इसीलिए हमसे सब लोग थर्राते घबराते हैं। बात तो सच है, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे झगड़ा करते समय एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन काटने से तो खून निकल आता है। और जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत तो और भी नुकीले और पैने होते हैं, है कि नहीं? तो इससे उन लोगों को घायल करते हैं या अन्य जानवरों की शिकार भी करते हैं। तो दांत सचमुच मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें गहरी होती हैं और यह नुकीले भी होते हैं, चाहे मनुष्य हो कोई जानवर हो। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसको तोड़ने के लिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने की क्षमता दांतों में होती है। बात तो सही है, और इससे लोग डरते, ये भी सही है, क्योंकि कई मामलों में अब कमजोर दिखने वाला व्यक्ति या कोई महिला स्त्री है तो अपने बचाव के लिए अपने पैने दांतों का भी काम करती है। जब आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप पे संकट है तो सामने वाले को दांतों से काटो जोर से। अगर आप काटते तो सामने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए हड़बड़ा जाएगा और तब तक आपको भाग जाने का मौका मिलेगा। तो ये संरक्षणात्मक उपाय है, इसको कहीं भी आजमाना नहीं है। तो जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि वह अपना विवेक छोड़ नहीं रही है। उसने कहा कि तुम नुकीले हो, कड़े हो, लेकिन तुम्हारे जो कार्य क्षेत्र है वो मुंह के बीच है, मुंह के अंदर है। तुम्हारा काम केवल भोजन को चबाना ही है। लेकिन मैं जो हूं, जिह्वा जो हूं, कि मुझसे पूरी दुनिया प्रभावित होती है, क्योंकि जिह्वा जो होती है वो वाणी ध्वनि का निर्माण करती है। हम जो बोलते हैं, मैंने आपको कहा कि इसके लिए जीभ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और इसी वाणी के कारण पूरा विश्व प्रभावित होता है। आप जानते हैं कि जो भी बड़े बड़े व्याख्याता है या ऐसे विचारवंत है, वो अपने व्याख्यान के जरिए या अपने विचारों को व्यक्त करके लोगों को प्रभावित करते। जैसे नेता भाषण करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। हम अभिनेता होते वे इसी ध्वनि की मदद से संवाद कहते हैं, जो अत्यंत प्रभावित होते हैं। गायक रहेंगे तो वो इसी सुरीली आवाज से गाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जीभ जो होती है वो सबको प्रभावित कर देती है। लेकिन दांत जो थे वो रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से एक बार धमकी दी कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचोगे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जीभ दांतों के बीच में आ जाती है। बात करते समय, खाना खाते समय गलती से कभी कभार ऐसा होता है, तब आपको पता है कि बहुत दर्द हो जाता है, जीभ से खून भी निकलता है। तो दांतों ने यही धमकी दोहराई, लेकिन जीभ ने जब सोचा कि ये तो इस प्रकार से मानने वाली नहीं है, इनको इनकी असलियत दिखानी होगी, इसलिए जीभ ने चेतावनी दी और कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, और जब दंत चिकित्सक आएंगे और एक एक को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? मुझे तो छुएगा भी नहीं कोई, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। ये बात तो बिल्कुल सच है। और इसीलिए दांत इतने डर गए कि वो एकदम से चुप हो गए, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना कोई नहीं चाहता है। अगर दांत का दर्द होता है तो आदमी घर में सहन करेगा, कोई मेडिसिन खाएगा, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो ट्रीटमेंट जो होती है वो थोड़ी तकलीफ में डालने वाली होती है, क्योंकि दांत के दर्द होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। और इसीलिए दांत एकदम से डर गए कि कहीं इसने डॉक्टर को बुलाया और हमको एक एक को तोड़कर बाहर कर दिया तो हमारा बहुत ही नुकसान हो जाएगा, हम सारे बाहर आ जाएंगे। इसलिए वो डर गए और चुप हो गए। तो जब घमंडी दांत निरुत्तर हो गए तो उन्हें कविता की एक पंक्ति याद आ गई, जो कविता की पंक्ति बहुत सुंदर है। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो बोल में अगर आप धमका रहे किसी को, बात किसी को पसंद नहीं आती। धमकी की वजह से, डर की वजह से लोग एक प्रकार चुप रहते हैं, वो बात मान भी लेते हैं, लेकिन अंदर से वो हमेशा
नाराज रहते हैं इस बात के लिए। अगर आप उनको धमका रहे हो, डरा रहे हो, जैसे हम बच्चों के ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे आपको पढ़ने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो आपको बात कतई पसंद नहीं आएगी। ठीक है, समझाना हमारा काम होता है, प्रेशर तो हम आपके ऊपर नहीं डाल सकते। किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। मतलब हमारी जो जबान है वह सख्त नहीं हो, इसी का तो जबान में हड्डी नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से घमंडी दांतों ने जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मान लेना मतलब श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो इस प्रकार से दांतों ने जीभ का जो श्रेष्ठत्व है उसको मान लिया, और ये भी जान लिया कि बातों में कड़वापन नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, उसमें विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि इनको भी इस वीडियो का लाभ मिल जाए। धन्यवाद।